नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं, उन इश्यूज पे आर्टिकल है या तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी, या फिर पॉलिटिक्स संबंधित आर्टिकल्स हैं। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। एक तो इंडिया इजिप्ट का आर्टिकल जो हमें पहले डिस्कस करना था, छूटा हुआ है, इसे हम कवर करेंगे। दूसरा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हेल्थ के लिए सरकार ने क्या प्रोविजन किया है बजट में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले 2 चीजें हैं। देखो, एक तो देखो, हिंदू में जो छोटा सा आर्टिकल होता है ना न्यूज़पेपर का, साइड में जो होता है, उसमें 2-3 जो पॉइंट निकल के आते हैं, पहले वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, नया टैक्स रेजीम है, ये पुराना टैक्स रेजीम है जो इस साल के बजट में सरकार की तरफ से प्रोविजन किया गया। सरकार कहती है कि हम कम टैक्स लेंगे अगर एग्जाम्पशंस मिडिल क्लास के लोग छोड़ दें। एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारी एग्जाम्पशंस मिलती है ना जो आप क्लेम कर सकते हो, जैसे एटीसी में आप इंश्योरेंस करवाते हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं, वो सरकार ने क्लैरिफाई किया है कौन कौन सी एग्जाम्पशंस छोड़नी पड़ेगी अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में आना चाहते हो। तो इस पर ना एडिटोरियल क्वेश्चंस रेज करता है कि ना लोगों के पास अभी इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कौन से टैक्स रेजीम में वो आना चाहते हैं। और आप जो टैक्स में एग्जाम्पशन मिलती है ना काफी सारी चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल होम लोन की ईएमआई लोग देते हैं, उस पे टैक्स में एग्जाम्पशन मिलती है। तो ना आप ये सारी एग्जाम्पशंस छुड़वा रहे हो। एक और एग्जाम्पशन का एग्जांपल देता हूं, प्रोविडेंट फंड में जमा करवा सकते हो। अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा करवाते हो एटीसी में, तो आपको फिर उस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इससे ना आप एग्जाम्पशन लोगों की छुड़वा रहे हो नए टैक्स रेजीम में आने के लिए, तो ना वो सेव कैसे करेंगे? फिर वो टैक्स एग्जाम्पशन के थ्रू ना सेविंग हो जाती है। सेविंग नहीं होगी तो कल को इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इससे देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जिसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने यह कहा, हमारी वित्त मंत्री ने, कि लोग देखो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, क्यों ना उन्हीं को एम्पावर किया जाए, वो अपने लिए बेस्ट फैसला ले सकें कि वो किस टैक्स रेजीम में आना चाहते हैं। जबकि राइटर का व्यू ये है कि अभी यूथ को नहीं पता, अभी लोगों को नहीं पता, इस बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। तो उनको तो ये लगेगा कि हाँ, सीधा सीधा इससे कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो उसी रास्ते को चूज करेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे एग्जाम्पशन के थ्रू अगर वो कम टैक्स पे करते हैं तो उनकी धीरे धीरे सेविंग भी होती है, जो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ज्यादा यूजफुल आर्टिकल तो नहीं था, लेकिन 2-3 पॉइंट जो निकले वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब कोट है, लाइव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर। जिंदगी देखो ऐसे जियो जैसे आपकी कल डेथ होनी हो। अगर देखो ऐसे जिंदगी कोई जिएगा ना ये सोच के कि मुझे कल मरना है, तो वो देखो लग्जरियस आइटम्स के पीछे नहीं भागेगा, वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। उसी प्रकार से अगर देखो कोई पर्सन ऐसे सीखेगा ना जैसे मुझे जिंदगी भर जीना है, तो वो ना अच्छे से सीखेगा। सीखना लाइफ का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई ये सोच के सीखेगा कि मुझे जिंदगी भर जीना है, तो वो उतना अच्छे से सीखेगा, चाहे वो गाना सीख रहा है, डांस करना सीख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, वो इतने अच्छे से बुक लिखेगा ना कि उसके काम आएगी वो बुक, बल्कि आने वाली जनरेशंस के भी वो बुक काम आएगी। तो सीखो तो ऐसे सीखो जैसे जिंदगी भर जीना है, और जियो तो ऐसे जियो जैसे कल मरना है। तो इससे कंज्यूमरिज्म भी अवॉइड होगा। अगर आप ऐसे जियोगे कि कल आपकी डेथ होनी है, आप अच्छे से जिंदगी जियोगे बिना एंजाइटी के। तो ये कोट है, अगर क्वेश्चन आए तो आप इस पे लिख सकते हो। देखो, इंटरप्रिटेशन बहुत तरह की हो सकती है, मैं तो बस आपको ऊपर ऊपर से एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आइडिया देता हूं, ताकि आप इन आइडियाज पर सोच सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस बार के रिपब्लिक डे के मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है अब्देल फताह एल सीसी। तो वो चीफ गेस्ट बनकर इंडिया के 74th रिपब्लिक डे के मौके पर आए। इस मौके पर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इजिप्ट के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर डिसाइड किया, दोनों के बीच में जो अभी रिलेशनशिप है, इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होगी इंडिया और इजिप्ट के बीच में 4 पिलर्स पर आधारित होगी। पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पहला, दूसरा इकोनॉमिक एंगेजमेंट, तीसरा साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, और सबसे लास्ट में कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स।
तो आईआर में हम जो डायमेंशंस डालते हैं ना, दोनों देशों की मिनिस्ट्रीज ने जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने भी देखो सारी डायमेंशंस ऐड कर दी, लेकिन 4 पिलर्स में, 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करके। इसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया जाता है। देखो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। इससे पता लगता है कि इंडिया इजिप्ट को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इंडिया हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में प्रयास कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो देश आते हैं उनके साथ रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। उसी दिशा में ये एक प्रयास है, इजिप्ट के साथ रिलेशंस को मजबूत बनाना, यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करना। आप लोकेशन देख लीजिए इजिप्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में आता है इजिप्ट, ये है इजिप्ट, यहाँ पर ये इजिप्ट यानी मिस्र। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं। मिस्र की राजधानी है कैरो। आप एक बार स्वेज कैनल की लोकेशन देखिए, यहाँ पर है ये। मैरीटाइम ट्रेड की अगर हम बात करें, स्वेज कैनल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन लिंक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें से 12% इंटरनेशनल ट्रेड तो देखो इसी स्वेज नहर के थ्रू होता है। ये स्वेज कैनल ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि अफ्रीका के लिए एक प्रकार से गेटवे का काम करती है। अगर स्वेज कैनल ना होती तो सामान देखो बहुत घूम के जाता, देखो यहाँ से घूम के यूरोप के देशों में जाता, लेकिन ये शॉर्टकट पड़ गया स्वेज कैनल। और देखो इजिप्ट की लोकेशन जो इतनी ज़्यादा फायदेमंद है ना, भारत के बिजनेसमैन भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। एज ए हब ऑफ प्रोडक्शन काम कर सकता है इजिप्ट। इजिप्ट के काफ़ी सारे देशों के साथ में, खास करके अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। तो इंडियन बिजनेसमैन यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, इंडिया अच्छी खासी मात्रा में इजिप्ट का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 2020-21 में इंडिया ने जो पेट्रोलियम ऑयल इंपोर्ट किया 46.2% इजिप्ट से आया और पेट्रोलियम गैस 11.1% इजिप्ट से आया। तो इंडिया की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए इजिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। इसके बाद इजिप्ट का जो इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड में, वो भी काफ़ी इंडिया के लिए काम की चीज़ है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स यानी अरब लीग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इजिप्ट की राजधानी कैरो में है। इसके अलावा अरब वर्ल्ड में इजिप्ट का जो दबदबा है ना, अच्छा खासा है। इसका अंदाज़ा देखो इसी बात से लगाया जा सकता है कि अरब लीग का हेडक्वार्टर भी इजिप्ट की राजधानी कैरो में है। अरब लीग में ये सारे देश आते हैं: सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, इराक, कुवैत। आप एक और चीज़ देखिए, ओआईसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 देश हैं। अब देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बार बार इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश करता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से कश्मीर में इंडिया उत्पात मचा रहा है। तो इजिप्ट जैसे देश अगर इंडिया के साथी होंगे ना, तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को इंडिया इस मंच पर काउंटर कर सकता है इजिप्ट जैसे देशों के थ्रू। इसके अलावा इंडिया और इजिप्ट दोनों को डर है कई चीज़ों को लेके, जैसे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, टेररिज्म, वायलेंस। दोनों देश चिंतित हैं इन चीज़ों को लेके, मिलकर काम कर सकते हैं इन समस्याओं को काउंटर करने के लिए। वैसे देखो इंडिया और इजिप्ट दोनों ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं। इंडिया भी आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, और इजिप्ट भी काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। आप इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं, मिस्र के पिरामिड, उनके बारे में सुनते रहते हो। अशोका के जो एडिक्ट्स थे ना, अशोका ने जो शिलालेख इस्टाब्लिश करवाए, उन शिलालेखों में इजिप्ट से इंटरेक्शन का उल्लेख मिलता रहता है कि पुराने समय में दोनों सिविलाइजेशन आपस में कोऑर्डिनेट करती थी, संपर्क था दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में। इसके अलावा देखो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में यानी आज़ादी से पहले एक तरफ महात्मा गांधी हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, दूसरी तरफ इजिप्ट में भी एक रेवोल्यूशनरी साद जगलोल, ये अंग्रेजों के अगेंस्ट मिस्र में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने इजिप्ट में अंग्रेजों का रूल उखाड़ने के लिए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया था। मतलब इजिप्ट की आज़ादी में साद जगलोल ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इनके गांधी के साथ में अच्छे रिलेशंस थे। इवन आज़ादी के बाद एक तरफ नेहरू और दूसरी तरफ
नासिर, ये उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नैम को इस्टेब्लिश करने में, नॉन अलाइन मूवमेंट को इस्टेब्लिश करने में। इजिप्ट को आज़ादी देखो जल्दी मिल गई थी 1922 में, इंडिया को मिली 1947 में। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है 1980 से लेकर 2010 के बीच में 4 प्राइम मिनिस्टर इंडिया से इजिप्ट की यात्रा पर गए, 1985 में, 95 में, 97 में और 2009 में। इजिप्ट के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक ने भारत में विजिट किया 1982 में, इसके अलावा 1983 में जब नैम समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और 2008 में भी। इसके अलावा भी 2013 में उस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोर्सी, ये भी भारत की यात्रा पर आए थे। और अभी जो राष्ट्रपति हैं फतह अल सीसी, ये 2014 में भारत आए थे, 2016 में भी आए और अब एक बार फिर से आए हैं। मतलब ये जो विजिट्स हैं ये बताने के लिए है कि हाई लेवल विजिट्स होती रहती हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच में। 2022-23 जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 75वीं वर्षगांठ है। इसी वजह से देखो G20 समिट जो इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा ना, इस समिट में इंडिया ने इजिप्ट को भी गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया है। अब इसके बाद एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं इंडिया और इजिप्ट रिलेशनशिप में। सबसे पहले है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो 1978 के बाद से ही इंडिया और इजिप्ट के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। 2021-22 में बायलैटरल ट्रेड कितना हुआ था? $7.26 बिलियन, जो पिछले साल की अपेक्षाकृत 75% ज़्यादा है। इसमें से देखो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया इजिप्ट को $3.74 बिलियन का माल और इजिप्ट ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया $3.52 बिलियन का माल, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। कुल मिला के देखें तो ट्रेड सरप्लस तो वैसे इंडिया के पक्ष में है, लेकिन फिर भी बैलेंस ट्रेड है दोनों देशों के बीच में ओवरऑल 3.74, 3.52। स्पेस एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन हो रहा है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स और डिस्कशंस होती रहती हैं इसरो और NARSS जो इजिप्ट की एजेंसी है, नेशनल अथॉरिटी फॉर रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंस के बीच में 2008 के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। और 2019 में तो इजिप्ट ने भी अपनी स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश कर ली, इजिप्ट स्पेस एजेंसी। इसके बाद देखो डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच में डिफेंस रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कोर्डियल हैं। दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन होता था। 1960s में एयरक्राफ्ट्स का जॉइंट डेवलपमेंट भी हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने इजिप्टियन पायलट्स को ट्रेन किया 1960 से लेकर 1984 तक। उसके बाद 2015 के बाद हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशंस इंडिया से इजिप्ट में गए, इजिप्ट से इंडिया में आए और मल्टीलेटरल, बायलेटरल, हर प्रकार की एक्सरसाइज में इंडिया और इजिप्ट की जो मिलिट्री है आपस में कोऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेशनशिप। इजिप्ट की राजधानी कैरो में ना 1992 में मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर इस्टेब्लिश हुआ ताकि इंडिया के कल्चर को इजिप्ट में प्रमोट किया जा सके बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये जो सेंटर है ना, ये इजिप्ट में इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने का काम करता है। कैसे? हिंदी, उर्दू, योगा क्लासेस ये सब लगवा के, और इंडिया की जो अच्छी मूवीज़ होती हैं ना उनकी स्क्रीनिंग होती है इजिप्ट में, ये सेंटर करवाता है। तो इजिप्ट के लोगों को इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगता है। ये सेंटर इसके अलावा रेगुलरली ना एनुअली एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाता है, कल्चरल फेस्टिवल इंडिया बाय द नाइल। ये मोस्ट पॉपुलर फॉरेन फेस्टिवल्स में से एक है इजिप्ट में। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए, चैलेंजेस क्या क्या हैं। इजिप्ट ना चाइना के काफ़ी क्लोज जा रहा है। इजिप्ट और चाइना के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट पिछले 8 सालों में 7 बार चाइना की यात्रा पर जा चुके हैं। सोच के देखिए कितनी ज़्यादा बार। बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स में भी ये गए थे। चाइना और इजिप्ट के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो इंडिया इजिप्ट ट्रेड का 2 गुना है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है इजिप्ट में, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना इजिप्ट के ऊपर, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है, इस समय ना इजिप्ट की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। इजिप्ट की जो सरकार है ना हाई इन्फ्लेशन से जूझ रही है। वहाँ पे इन्फ्लेशन है 21% के आसपास, जिससे देखो वहाँ पे रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व इजिप्ट का काफ़ी ख़राब शेप में है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर एक नई सरकार अगर इजिप्ट में आती है तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है।
अब वे फॉरवर्ड की बात आती है। जैसे देखो दोनों देशों ने मिलकर नैम इस्टेब्लिश किया था ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब और भी देश थे जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसी प्रकार से अब एक बार दोनों देश फिर से मिलकर काम कर सकते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ग्लोब है ना, नीचे साउथ में जो देश आते हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब देश जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के देशों में आते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो बेहतर ढंग से अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके डेवलप कंट्रीज के सामने वर्ल्ड के विभिन्न इश्यूज के नेगोशिएशन में। तो ये दोनों देश मिलके साउथ साउथ कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और ग्लोब में साउथ में आने वाले देशों की आवाज को उठा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के बिजनेसमैन को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इजिप्ट में। इजिप्ट एक प्रकार से गेटवे है दोनों का, अफ्रीका का भी और अरब वर्ल्ड का भी, इसलिए देखो इन्वेस्टमेंट का काफी ज्यादा स्कोप है इजिप्ट में। तीसरा, डिफेंस रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने का स्कोप है। बायलेटरल एक्सरसाइज से अब ऊपर जाके दोनों देशों को ना जॉइंटली काम करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना चाहिए, और जैसे पहले एयरक्राफ्ट मिलकर प्रोड्यूस करते थे उसी प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया और इजिप्ट। इजिप्ट इसके अलावा देखो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन है, मतलब इंडिया अपना डिफेंस संबंधित माल एक्सपोर्ट कर सकता है इजिप्ट को। नेक्स्ट, काउंटर टेररिज्म और रेडिकलिज्म को लेके दोनों के बीच में कोऑपरेशन का काफी स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो ये ना एक इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया है के उल्लास क्रांत का। इस इंटरव्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। ये कंजर्वेशन साइंटिस्ट है जो पिछले 50 सालों से काम कर रही हैं। हमारे देश में टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए कैमरा ट्रैप और रेडियो ट्रैकिंग की टेक्निक्स में इन्होंने महारत हासिल की है। देखो शुरुआत में ये कहते हैं आर्टिकल में, हमारे देश में ना अभी फिलहाल 3000 के आसपास टाइगर्स हैं, लेकिन पोटेंशियल हमारे देश में है कि टोटल 10 से लेके 15,000 तक टाइगर्स हो सकते हैं। टाइगर्स अगर ज्यादा होते हैं ना, हम टाइगर्स का कंजर्वेशन करते हैं टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करके और दूसरे माध्यम से, तो इसके साथ साथ ना जहां पे टाइगर रहते हैं दूसरी स्पीसीज का भी कंजर्वेशन हो जाता है। हमारे देश में ना आज के समय में टोटल 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए सूटेबल फॉरेस्ट है, लेकिन अभी सारे जो टाइगर्स हैं ना वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो सोच के देखिए कितने और एरिया में टाइगर्स हो सकते हैं। और देखो मिसमैनेजमेंट भी काफी ज्यादा है। जहां पे टाइगर्स कॉन्सेंट्रेटेड है ना वहां पे मैन वर्सेस वाइल्ड के बीच में, मैन वर्सेस टाइगर्स के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइगर्स और टाइगर्स के बीच में भी आपस में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है प्रे को लेके, यानी शिकार को लेके। अब देखो छोटे से एरिया में ज्यादा टाइगर्स होंगे तो आपस में लड़ेंगे ना, आपस में एग्रेशन शो करेंगे, तो यहां पर मैनेजमेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ मैनेजमेंट स्टेप्स ऐसे हो जाते हैं कि सिचुएशन बल्कि और ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, टाइगर्स की संख्या इंक्रीज करने के लिए ना क्या चाहिए, प्रे चाहिए, शिकार चाहिए जिसका टाइगर्स शिकार करके जीवित रह सकें। अब ना जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है ना जो फॉरेस्ट को मैनेज करती हैं, जगह जगह पे ऐसे खड्डे स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं ताकि जिसमें पानी आ जाए, रेन वाटर, और यहां पर पशु आ जाएं पानी पीने के लिए और टाइगर्स को भी पानी मिलता रहे। अब इन वाटर होल्स में ना बहुत बार चिंतल और दूसरे जो एनिमल्स हैं जो शिकार बनते हैं टाइगर का वो आ जाते हैं। बट देखो ये जो वाटर होल्स स्टैब्लिश किए जाते हैं ना साइंटिफिक पैरामीटर्स के आधार पर नहीं किए जाते। किसी एरिया में बहुत ज्यादा वाटर होल्स स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं और वहां पे टाइगर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टाइगर्स की संख्या एक ही जगह पर काफी ज्यादा बढ़ गई तो टाइगर्स के बीच में आपस में लड़ाई देखने को मिलेगी। एक टाइगर इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चला जाएगा, वो जंगल के बाहर चला जाएगा, फिर वहां पे उसका मैन के साथ कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो क्यों ना ये जो वाटर होल स्टैब्लिश किए जाएं वहां पे कम किए जाएं, जहां पे ऑलरेडी टाइगर की डेंसिटी ज्यादा है उन एरियाज में ज्यादा किए जाएं जहां पे डेंसिटी कम है टाइगर्स की। तो थोड़ा सोच समझ के रैशनल टेक्निक्स अपना के इस प्रकार के स्टेप्स उठाए जाएं, जैसे वाटर होल्स को स्टैब्लिश करना। और काफी अच्छी अच्छी बातें राइटर इस इंटरव्यू में बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो एक चीज होती है, जब कोई टाइगर आदमखोर हो जाता है ना, मतलब इंसान को मार के खाने लगता है, तो भी ना उसको मारने में ना अथॉरिटीज काफी बार देर कर देती हैं। जैसे अवनी एक टाइगर था, टाइग्रेस थी अवनी, इसने ना बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब अथॉरिटीज जब इसको मारने का डिसीजन ले रही थी ना
तो जो अर्बन ग्रुप्स हैं, राइटर कहते हैं जो अर्बन सिटीजन्स हैं वो विरोध करने लगते हैं कि जो ये टाइगर्स हैं इनको मत मारो। तो राइटर कहते हैं कि देखो, अगर हमें बड़े स्केल पे टाइगर की प्रजाति को बचाना है ना, टाइगर एज ए स्पीसीज को कंजर्व करना है ना, तो एक दो टाइगर्स को मारना पड़ेगा जो अभी आदमखोर हो गए हैं। जैसे ही किसी टाइगर में या फिर टाइग्रेस में इंसान का यानी ह्यूमन बींग्स का डर खत्म हो जाता है ना, उसी समय उसको मार दो। अदरवाइज वो ह्यूमन बींग्स को मारेगा या फिर मारेगी, ह्यूमन बींग्स में डर पैदा होगा, वो उसको मारेंगे, नफरत पैदा होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही किसी टाइगर या फिर टाइग्रेस में डर खत्म हो, उसी समय उसको मार दो, ताकि मैन और एनिमल के बीच में, मैन और टाइगर के बीच में कंफ्लिक्ट को रोका जा सके। आमतौर पे जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो काफी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है कि जब कोई टाइगर बाहर निकल जाए, इंसान को खाने लगे, तो उसको बेहोश कर दो, लेकिन मारो मत। राइटर कहते हैं देखो, टाइगर को बेहोश करना आसान नहीं होता, बहुत एफर्ट्स जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको पता है कितने सारे एफर्ट्स लगते हैं किसी टाइगर को बेहोश करने के लिए। ये एनटीसीए को यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नहीं पता, अर्बन सिटीजन्स को नहीं पता, गांव वालों को पता होता है। जो टाइगर आदमखोर हो गया है उसका दम झेलते हैं, मतलब नुकसान झेलते हैं, जो विक्टिम होते हैं टाइगर के, उनको पता है कितना मुश्किल होता है बेहोश करना। फिर इसके बाद कुछ लोग ये भी सॉल्यूशन देते हैं कि आप ना टाइगर को उसको पकड़ के कैप्चर करके किसी दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट कर दो। तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं कि भैया, आज के समय में ना ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे सफिशिएंट प्रे है यानी शिकार है और वहां पे टाइगर ना हो। तो टाइगर को पकड़ना, कैप्चर करके किसी दूसरे एरिया पे छोड़ना ये सॉल्यूशन है नहीं। जहां जहां पे प्रे है ना टाइगर के लिए, वहां पे आज के समय में टाइगर्स हैं ही, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं कि वैसे इंडिया और नेपाल दोनों देश टाइगर्स की संख्या को इंक्रीज करवाने में सक्षम हो पाए हैं, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा था, उस हिसाब से सफल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि टाइगर को कंजर्व करने के लिए जो बॉडीज है ना, जैसे एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसको चेयर करते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ये जो बॉडीज है ना पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटाइज्ड हैं। इनको पता ही नहीं टाइगर को कैसे कंजर्व करना है। अगर हमें टाइगर को कंजर्व करने के प्रोग्राम को पूरी तरह से रिबूट करना है, सबसे पहले आप इन बॉडीज को वाइंड अप करो। फॉरेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो और ज्यादा प्रॉब्लम को उलझा देती है। जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, उनका काम सिर्फ ये होना चाहिए टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना लोगों से, लेकिन सारे साइंटिफिक डिसीजंस वो सब भी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को दे दिए जाते हैं। जैसे जो फॉरेस्ट वार्डन होते हैं, उनको ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत बहुत पावर्स हैं। राइटर कहते हैं उनको इतनी ज्यादा पावर्स देने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से टाइगर कंजर्व करने की दिशा में काम नहीं कर पाते। इसलिए एक नई वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स हों, साइंटिस्ट हों, इनलाइटेंड पॉलिटिकल लीडर्स हों। अब ये जो टास्क फोर्स है ना, ये टाइगर कंजर्वेशन करने की दिशा में अगर काम करेगी, तभी रेडिकल रिफॉर्म्स टाइगर कंजर्वेशन में हम ला सकते हैं। अदरवाइज फेल्ड पॉलिसीज जो लंबे समय से चली आ रही हैं वही चलती रहेंगी। लास्ट में राइटर कुछ अच्छी चीजें ये बोलते हैं, ये कहते हैं मेरा मानना है कि टाइगर कंजर्वेशन जो है वो साइंस बेस्ड होना चाहिए, और जो पैसा खर्च किया जा रहा है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए उस प्रोग्राम की, कि अभी तक कैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, कितना पैसा खर्च किया गया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आउटकम में। लेकिन अभी एनटीसीए करोड़ों रुपए खर्च करती है टाइगर को कंजर्व करने के लिए, डेटा लेकिन छुपा के रखती है। जैसे स्विस बैंक में कुछ लोग अपना ब्लैक मनी छुपा के रखते हैं ना, वैसे ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेटा छुपा के रखती है कि कितना पैसा कहां खर्च किया, क्या रिजल्ट आया। वो टैक्स पेयर्स का मनी है, आप ऐसे छुपा के नहीं रख सकते। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट प्लेयर से ऑडिटिंग होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इस बजट में हेल्थ के लिए क्या एलोकेशन किया गया है, क्या प्रोविजंस किया गया है, इस टॉपिक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया, और टोटल जो हेल्थ के लिए एलोकेशन है वो है 86,175, ऑलमोस्ट हर एक सिटीजन के लिए 615 रुपये। पिछले साल के अपेक्षाकृत ये देखो 2.7% ज़्यादा है। बट देखो रियल टर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है वो डिक्लाइन कर गया है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन और बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करें तो जितना पर कैपिटा एलोकेशन हुआ है उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ गई है पिछले साल से अभी तक। आज के समय में देखो
पब्लिक हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट कितनी है? 2800। हालांकि उसमें सरकार की सब्सिडी वगैरह होती है, जनता को सारा नहीं देना पड़ता, मतलब अलग अलग स्कीम्स हैं, आपको पता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर अनुमान लगाएं तो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है 6800। लेकिन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल कम दामों में, क्योंकि हमारे देश में गरीबी देखो इतनी ज़्यादा है। अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, इतनी सारी फैमिलीज हमारे देश में ऐसी है, बड़ा वर्ग ऐसा है जो डेली वेजेस की वजह से अपना जीवन यापन करता है। तो कोई बीमार हो जाता है परिवार का सदस्य, उन्हें बाहर से कर्ज लेना पड़ता है, वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। गरीब, एल्डर सिटीजन्स, बीमार, वो ऑलरेडी देखो डिसएडवांटेज में हैं। जो बात हमने डिस्कस की, बड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी जो इनकम है वो कम है, उन्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है या फिर बेचना पड़ता है जब वो बीमार हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में WHO का डेटा है 55 मिलियन यानी 5,50,00,000 लोग ऐसे हैं जो हर साल गरीबी रेखा में आ जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हेल्थ पर उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब देखो, जो गरीब लोग हैं वो पहले से इंश्योरेंस करवा के भी नहीं रखते कि गरीब मतलब बीमार पड़ने पर जो इंश्योरेंस करवाया है वो काम आ जाए और जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसकी भरपाई कर दें, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को बियर कर लें। नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में काफ़ी कम है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि बजट में जो नए प्रोविजंस हैं टैक्स संबंधित, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इंडिया देखो आज के समय में ना 3.2% ऑफ GDP हेल्थ पर खर्च कर रहा है। ये लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज के अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। जैसे थाईलैंड जैसे देश है ना, वो हेल्थ पर इंडिया के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5.2% ऑफ GDP। इसके बाद देखो राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन ये है, नेशनल हेल्थ मिशन का जो एलोकेशन है ना उसे बैलेंस करने की आवश्यकता है। टोटल सरकार जितना खर्च करती है ना, एलोकेशन सिर्फ 3% से भी कम होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि देखो हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं, डायबिटीज हैं, इनके लिए सरकार बहुत कम खर्च करती है। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सरकार 3 गुना ज्यादा खर्च करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए सरकार 9 गुना ज्यादा खर्च करती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो एलोकेशन है ना उसे बैलेंस करने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी फिलहाल देखो पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फोकस है ना रूरल एरियाज पर ज्यादा है, लेकिन देखो अर्बन एरियाज में भी प्राइमरी केयर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर ना काफी ज्यादा पुअर है। तो अर्बन एरियाज में भी और ज्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करने की आवश्यकता है कि ताकि यहां पर भी हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, यहां पर भी प्राइमरी हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट, हेल्थ रिसर्च नेग्लेक्टेड है इंडिया में काफी समय से, हेल्थ रिसर्च पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अभी देखो 20 रुपए पर इंडियन खर्च किया जा रहा है, आप कह सकते हो हेल्थ रिसर्च पर, लेकिन हेल्थ के मामले में नई नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, नई नई इनोवेशन आनी चाहिए ताकि बहुमूल्य जान बचाई जा सके और जो काफ़ी तरह के अलग अलग डिजीज जो फैल रहे हैं उनका आसानी से इलाज उपलब्ध हो। और ज़्यादातर जो रिसर्च दिए जाते हैं ना हेल्थ रिसर्च के मामले में वो ICMR को दिए जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ICMR उस ज़्यादातर पैसे का इस्तेमाल करता है साइंटिस्ट को मेंटेन करने के लिए, मतलब पैसा जाता रहता है साइंटिस्ट को, लेकिन आउटकम काफ़ी पुअर निकल के आती है। ऐसा नहीं कि उन साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया कुछ इनोवेशन कर दी हो। राइटर एक सॉल्यूशन देखो ये देते हैं कि सरकार को ना खुद रिसर्च में नहीं पढ़ना चाहिए, सरकार को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे फॉर एग्जांपल रिसर्च को फंडिंग देनी चाहिए। जो अच्छे इश्यूज पर रिसर्च चल रही है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में, सरकार को उनको आइडेंटिफाई करके उनको फंडिंग देनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ना एक कंपटीशन भी पैदा होगा। अलग अलग स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे होंगे अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ पर, उनके बीच में कंपटीशन रहेगा कि हमें सरकार को दिखाना है ताकि इस टॉपिक पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर फंडिंग ले सकें। तो ये जो कॉम्पिटिटिव फंडिंग है ना, ये कंसेप्ट ज़्यादा बढ़िया है बजाय इसके कि सरकार अपनी तरफ से साइंटिस्ट को पैसा दे कि आप रिसर्च कीजिए, उसका कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आता है। इसके अलावा देखो एलोकेशन तो सरकार को हेल्थ पर और ज़्यादा इंक्रीज करना ही चाहिए। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है फिलहाल,
तो जिस हिसाब से बाकी देश खर्च करते हैं, इंडिया को भी उसी प्रपोर्शन में खर्च करना चाहिए अगर हम हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।